नमस्कार दोस्तों, एस के गुरज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त, जो बायो का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। रक्त है क्या? रक्त की परिभाषा। तो जितने भी सजीव हैं इस संसार में, जितने भी सजीव हैं उनके अंदर पोषक और उत्सर्जी दो प्रकार के पदार्थ हम कह सकते हैं, पोषक व उत्सर्जी। इनके परिवहन हेतु एक लाल रंग का द्रव्य, लाल रंग का द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं रक्त। सभी सजीवों में पोषक और उत्सर्जक पदार्थों के परिवहन हेतु एक लाल रंग का द्रव्य पाया जाता है जिसको रक्त कहा जाता है। रक्त के मुख्य कार्य पर देखे जाए तो कौन कौन से कार्य करता है, किन किन पदार्थों का रक्त वो परिवहन करता है। तो सबसे पहले जितने भी पोषक पदार्थ है उन सब का परिवहन जो अपने को भोजन से प्राप्त होते हैं, उन सभी पदार्थों का परिवहन होना रक्त करता है। और भोजन के उपरांत या अपने शरीर को जिनको ऑब्जर्व करने के बाद में जो पदार्थ अपशिष्ट होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, तो उनको शरीर से बाहर लाने का कार्य वो भी अपना रक्त करता है। इसके अलावा अपने शरीर के अंदर कुछ हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन का परिवहन करने का कार्य भी रक्त का होता है। और हार्मोन के परिवहन के साथ साथ अपने शरीर का ताप नियमन, ताप नियमन का कार्य ये भी रक्त के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य रूप से देखें तो अपना जो रक्त है वो पोषक पदार्थ को परिवहन करता है, उत्सर्जित पदार्थ को परिवहन करता है, और हार्मोन है उनका परिवहन करता है। और उसके साथ साथ अपने शरीर का तापमान उसको भी नियमित बनाए रखने का कार्य रक्त वो करता है। रक्त इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला इसका भाग होता है प्लाज्मा, और दूसरा भाग होता है कोशिका। प्लाज्मा है ये रक्त का 55% भाग होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरे रक्त का 55% जो भाग है वो प्लाज्मा का होता है, और 45% भाग वो बड़ी कोशिकाओं का होता है। ठीक है, देखा जाए तो जो प्लाज्मा है ये अपने 100% में से इसके अंदर 90% होता है इसमें जल। प्लाज्मा का 90% भाग है वो होता है जल का, और इसके अंदर 10% कार्बनिक और अकार्बनिक प्रकार के दो पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और 90% इसके अंदर जल होने के कारण, प्लाज्मा के अंदर 90% मात्रा में जल होने के कारण अपना जो रक्त है वो तरल अवस्था में बना रहता है। रक्त वो तरल अवस्था में बना रहता है, और इसी कारण रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। पूछा जाता है कि वह रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, तो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा वाला भाग है, रक्त का प्लाज्मा वाला भाग है, इसके अंदर 90% क्या होता है जल, और 90% जल होने के कारण अपना रक्त उसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कोशिकाओं की। तो हमारे रक्त के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली जो कोशिका है उसको कहा जाता है आरबीसी, दूसरी जो सेल्स होती है कोशिका होती है उसका नाम है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी जो कोशिका होती है उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। यानी कि अपने रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती है जो रक्त का 45% भाग का निर्माण करती है। पूरे रक्त में 45% भाग है, इसके निर्माण का कार्य करती है अपनी कोशिकाएं, और 55% भाग है वो बना होता है प्लाज्मा का, जिसके अंदर हमने बताया था कि 90% जल होता है और 10% होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अब हम बात करें इनकी फुल फॉर्म की, भाई पूरा नाम क्या है, तो देखो आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। आर का हो गया रेड, बी से हो गया ब्लड, और सी का होता है सेल। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम देखा जाए तो डब्ल्यू से होगा व्हाइट, और बी से होगा ब्लड, और सी से होगा सेल्स, और तीसरा अपना प्लेटलेट्स। अब मुख्य बात ये आती है कि जो आरबीसी है ये संख्या में सबसे ज्यादा होती है। अपने शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है उनमें संख्या इनकी सबसे ज्यादा होती है। और इन्हीं आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, और इसी के कारण अपने रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल।
बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि मानव रक्त का उसका रंग लाल क्यों होता है। तो मानव रक्त का रंग जो लाल है, इसका होने का कारण हीमोग्लोबिन नामक वर्ण है, और इसी वर्ण के कारण अपने रक्त का रंग क्या होता है, लाल। अपन सोचते कुछ जीवधारी है उनका रक्त का रंग लाल नहीं होता, तो उसके अंदर कारण है उनके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्ण की उपस्थित नहीं होता, और इसकी अनुपस्थिति के कारण उनके जो रक्त का रंग है वो अन्य रंग का हो सकता है, जैसे सफेद हो सकता है, नीला हो सकता है, अन्य कोई रंग हो सकता है। लेकिन मानव और इसके साथ बाकी जो जीवधारी हैं उनके रक्त का लाल रंग होने का जो कारण है वो है अपना हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अपने को लोहा तत्व है, लोहा तत्व या आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन और लोहा तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, और इसी से हीमोग्लोबिन वर्ण का निर्माण होता है। और इसी कारण अक्सर डॉक्टर वो हमें मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं कि खून की कमी होने पर हमें मतलब जो आयरन से भरपूर पदार्थ है, सेव वगैरह, फल फ्रूट है, वो खाने की सलाह दी जाती है, जिससे क्या होता है लोहा तत्व अपने शरीर की पूर्ति होती है, और इससे अपने शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसके अलावा जो लाल रक्त कोशिका है, इसका कार्य होता है अपने शरीर में मुख्य रूप से देखा जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन इसके साथ में है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। हमारी जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका होती है, वो ऑक्सीजन परिवहन का कार्य ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें इसमें थोड़ा। उसके बाद दूसरी जो अपने सेल्स है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो कार्य वो होता है सबसे मुख्य रूप से देखा जाए तो शरीर की सुरक्षा करना। जितने भी अपने जो बाहरी रोगाणु होते हैं, शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले बाहरी रोगाणु होते हैं, उनसे सुरक्षा करने का जो कार्य होता है वो अपने डब्ल्यूबीसी का होता है। और सुरक्षा कार्य करने के कारण इनको सैनिक कणिकाएं कहा जाता है, सैनिक कणिका। जितने भी जो बाहरी रोगाणु है उनको नष्ट करने का कार्य करती है, और इसके साथ साथ अपने शरीर की जो अन्य प्रकार की सेल्स होती है वो मृत हो जाने के बाद उनका भक्षण का कार्य वो भी अपने डब्ल्यूबीसी करती है। इस कारण इसको शरीर का सफाई कर्मी प्लस सैनिक कणिका भी इसको कहा जाता है। और अंतिम जो तीसरे प्रकार की जो अपनी कोशिका होती है उसको बोला जाता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी इसको कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। अब कुछ लोगों में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो वो इसकी कमी से होता है। जब हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स है या थ्रोम्बोसाइट की कमी होती है तो इसके कारण अपने शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता, और रक्त का थक्का नहीं जमने के कारण लगातार हमारा रक्त बह जाएगा, और लगातार रक्त बहने के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गए कि मुख्य मुख्य कार्य। उसके बाद इनके जीवन काल की अपन बात करें, जीवन काल है तो आरबीसी इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। आरबीसी इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। यदि अपन इसको मंथ में काउंट करें तो 312 यानी कि 4 महीने। दूसरा डब्ल्यूबीसी है तो इसका जीवन काल होता है 7 दिन का, और कई जगह ऑप्शन में अपने को 5 से 7 दिन का भी मिल जाता है, और 4 से 7 दिन का भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अपन बात करें तो 4 से 7 दिन का इसका जीवन काल माना जाता है। उसका प्लेटलेट्स है तो इनका जीवन काल होता है 10 दिन का। अलग अलग छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए जो आरबीसी इसका सबसे ज्यादा जीवन काल होता है 120 दिन का, और जो डब्ल्यूबीसी इसका जीवन काल होता है 5 से 7 या 4 से 7 दिन का। और जो अपने प्लेटलेट्स है इसका कार्य होता है 10 दिन का। बात करें इनके निर्माण की, अपने शरीर के अंदर इनका निर्माण कहां पर होता है, तो तीनों प्रकार की जो सेल्स हैं, तीनों प्रकार की सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, जिसको अपन बोन मेरो भी कहते हैं, इसको बोन मेरो भी कहा जाता है। और ऊपर देखिए भाई अस्थि मज्जा है क्या, तो अपनी हड्डियों के अंदर एक लाल रंग का मुलायम ऊतक होता है। हड्डियां जब टूटती है तो अपन देखते हैं अक्सर
कि इसके अंदर क्या होता है, लाल रंग का मुलायम ऊतक होता है, उसी लाल रंग के मुलायम ऊतक को अस्थि मज्जा कहा जाता है और उसी अस्थि मज्जा में तीनों प्रकार के जो सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रक्तवर्ग की। ये हो गए अपने रक्त जो सेल्स हो गए, रक्त के कार्य हो गए, रक्त की ऐसी परिभाषा हमने देख ली। उसका रक्तवर्ग को अपन देखते तो मुख्य रूप से जो रक्त है उसको चार भागों में बांटा गया। जो चार वर्ग है, सबसे पहला होता है रक्तवर्ग ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। तो अपना रक्तवर्ग उसको मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया, ए बी और ओ। और ये रक्तवर्ग ये जो खोज करता है वो है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने रक्तवर्ग की खोज की थी और अपने रक्त है उसको पूरे रक्त को चार भागों में बांटा गया। सबसे पहला रक्तवर्ग ए, दूसरा है बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। चार भागों में बांट सकते हैं। ए बी जो रक्तवर्ग है उसको सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही रक्तवर्ग, यानी कि सभी से अपने रक्त को ग्रहण कर सकता है। ग्राही का मतलब है लेने वाला, सर्वग्राही सभी से, तो सबसे रक्त ले सकता है। और ओ इसको कहा जाता है सर्वदाता, सर्वदाता रक्तवर्ग कहा जाता है, यानी ये सभी को रक्त दे सकता है। तो हम बात करते हैं आदान प्रदान की। तो रक्त का आदान प्रदान दो आधार पर किया जाता है, एक तो इस ग्राही और दाता वर्ग के हिसाब से और दूसरा होता है समान वर्ग। दूसरा होता है समान वर्ग के आधार पर हम रक्त का आदान प्रदान कर सकते हैं। किसी से रक्त लेना देना तो दो बातों पर ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहला समान वर्ग और दूसरा अपन किससे रक्त ले सकते हैं, किससे रक्त दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ए वाला किसको रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है। अपना एक प्रकार का जो रक्तवर्ग है वो एक तो अपने समान वर्ग यानी कि ए को रक्त दे सकता है और दूसरा देगा तो किसको देगा, ए बी को। बी जो रक्तवर्ग है वो एक तो अपने समान वर्ग बी को रक्त दे सकता है और दूसरा जो ग्राही वर्ग है उसको देगा तो यानी ये हो गया ए बी। अब बी वाला है, ए बी वाला देने की बात आती है तो किसको देगा, क्योंकि ये तो सर्वग्राही है तो केवल ए बी इसी को रक्त दे सकता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं ओ की। तो ओ सर्वदाता है कि यूनिवर्सल डोनर है, तो सबको दे सकता है। तो ओ वाला है वो मतलब ए को दे सकता है, बी वर्ग को भी दे सकता है, ए बी वर्ग को दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो इस प्रकार से अपने मुख्य रूप से चार रक्तवर्ग हैं। इसके अंदर ए वाला है समान रूप से ए को देगा और ए बी को देगा, बी वाला है तो वो बी को दे सकता है और सर्वग्राही ए बी को दे सकता है, ए बी वाला है और ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है। और ओ वाला है तो ये सर्वदाता है तो सबको दे सकता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।